इनकम टैक्स यानी कि खर्चा, खर्चा यानी कि तनाव। क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे इस खर्चे और तनाव को कम किया जा सकता है? इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने इनकम टैक्स एक्सपर्ट विनय कृष्ण जी। विनय कृष्ण जी, क्या कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि हम इस खर्चों को कम करके बचत कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे इनकम टैक्स को बचाया जा सकता है। इनकम टैक्स क्या है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अब इसको बचाने के तरीके क्या हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स कई तरह से अपने प्रावधानों में छूट देता है कि हम लोग उसको कैसे कम कर सकते हैं। कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे सैलरी जिनको मिलती है उनके लिए कुछ अलाउंसेस हैं जिनकी छूट मिलती है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से आमदनी हो रही है, किराए की आमदनी हो रही है, तो उसमें छूट के अलग प्रावधान है। इसके अलावा जो आपकी टोटल इनकम निकल के आती है, कई जगह निवेश करके आप उसमें से भी छूट ले सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी क्लास की बात करते हैं। जिन लोगों को सैलरी मिल रही है, सबसे पहले उनको 50,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी कोई भी सैलरी की इनकम है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, 50,000 रुपए उनकी इनकम में से अपने आप कम कर दिए जाते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। इसके अलावा HRA एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अगर आप अपनी नौकरी की वजह से कहीं पर किराए पर रह रहे हैं और वहां किराया दे रहे हैं, तो उसके किराए के साथ आपको अपनी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। यानी उस किराए की क्षतिपूर्ति के लिए आपको आपका ऑफिस या आपकी सैलरी का कोई पार्ट उस रूप में मिल रहा है। तो उसके प्रोविजंस हैं जिसमें आपको एक अच्छी बचत की जा सकती है। इसके अलावा काफी सारे लोगों को कन्वेंस अलाउंस के रूप में कुछ सैलरी का पार्ट मिलता है। उसमें 1600 रुपए प्रतिमाह या 19,200 रुपए साल भर का, 12 महीने का, इसकी छूट का प्रावधान है। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जिससे हमको छूट मिल सकती है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी इनकम है, किराए की आमदनी है, तो 30% आपकी जो भी किराए की आमदनी है उसका 30% फ्लैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आपको छूट मिल जाती है। ये हमारे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स हैं। इसके बाद कुछ एग्जम्पशंस हैं। जैसे हम लोग ने बहुत कई बार सुना होगा कि 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है इनकम टैक्स बचाने के लिए। ये एक एग्जम्पशन है, ये एक डिडक्शन है। तो 80C सेक्शन आता है। 80C में 1.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आप 5 साल की एक स्पेशल FDR आती है उसमें कर सकते हैं, NSC खरीद सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भर सकते हैं, LIC मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप ये 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट इसमें मिलती है। इसके साथ ही NPS, क्योंकि पेंशन सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो NPS नेशनल पेंशन स्कीम चालू करी गई है, उसमें भी 50,000 रुपए तक का छूट का प्रावधान है। अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग से प्रावधान है, जिसमें आप अपना वाइफ का या बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको 25,000 रुपए की छूट मिलती है। और अपने पेरेंट्स का, कई लोग क्योंकि पहले सिर्फ अपना इंश्योरेंस कराते थे, पेरेंट्स का नहीं कराते थे, इसके लिए अलग से छूट दी गई है। पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराने के लिए अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी उनकी उम्र 60 साल से कम है, तो उस पर 25,000 रुपए की एडिशनल छूट मिलेगी। और उनकी उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो उस पर उनको 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिलेगी। यानी 75,000 रुपए तक की छूट आप हेल्थ इंश्योरेंस पे ले सकते हैं, सेक्शन 80D के अंतर्गत। इसके बाद अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया है तो एजुकेशन लोन की भी छूट है। 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं उस पर, तो उस पर आपको छूट मिल जाती है। अगर आप डोनेशन देते हैं किसी को, कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को जो इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो उसमें आपको छूट मिलती है। अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं, सैलरीड नहीं है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब भी आप 2,000 रुपए तक की छूट सेक्शन 80GG के अंतर्गत ले सकते हैं। ये बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें आपको डिफरेंट तरीके से छूट मिलती है और अपने आप टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अच्छा, क्या डोनेशन देते हैं जो, उसमें भी क्या छूट का प्रावधान मिलता है? हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे जो नेशनल फंड्स हैं, जैसे नेशनल कैलामिटी फंड है, अभी कोविड के टाइम पे कोविड केयर फंड आया था। इस तरह के अगर हम फंड्स में कोई डोनेशन देते हैं तो 100% की छूट हमें मिलती है। यानी जितना हम पैसा उसमें डोनेट करते हैं वो हमारी इनकम में से कम कर दिया जाता है। कुछ लोकल ट्रस्ट या सोसाइटीज होती हैं जो इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। अगर हम उसमें छूट डोनेशन देते हैं तो जितना अमाउंट हम डोनेशन देते हैं उसका आधा
हमको हमारी आय में से कम कर दिया जाता है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, आपकी टैक्सेबल इनकम का 10% से ज़्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते। आप डोनेट नहीं कर सकते का मतलब आपको छूट नहीं मिलेगी। दान तो आपकी इच्छा है, आप मतलब कितना भी 10% करें, तक आपने जो किया वो आपका आ उस गया, पर आपको रिबेट इनकम मिल टैक्स गया। में छूट मिल जाएगी। क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे 10 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स ना लगे? कुछ ऐसा मैजिक है जिससे कि 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को बचाया जा सके? देखिए, अभी जो हमने प्रावधान लिए, इन्हीं प्रावधानों को अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से समझें तो ये सच है कि 10 या सवा 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आप सैलरीड क्लास हैं। हम एक बार इसकी गणना करके देखते हैं। सपोज आपकी इनकम 10 लाख ही मानते हैं, 10 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है। सबसे पहले इसमें हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी 50,000 रुपए जो हमने डिस्कस किया था उसकी छूट आपको मिलेगी। तो आपकी इनकम अब रह गई 9,50,000 रुपए। इसके साथ आपने अगर हाउसिंग लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन की 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की अलग डिडक्शन है। तो हम ये मानते हैं कि आपका अगर मान लीजिए 30, 40, 50 लाख रुपए आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और 7% भी ब्याज है, तो लगभग 2 लाख रुपए आपको ब्याज देना पड़ रहा होगा साल में, उसकी आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो 9.5 में से 2 लाख रुपए ये कम हो गए, रह गए 7.5 लाख रुपए। अब आपने अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आपका 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी और 50,000 की छूट आपको NPS में मिलेगी। तो 2 लाख रुपए आपके और कम हो गए, यानी 7.5 में से 2 कम हो गए, तो ये रह गए आपके 5.5 लाख रुपए। अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस आया। हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग ने बात करी कि 75,000 रुपए तक हम हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं अपना और पेरेंट्स का मिला के। यानी अगर हमने 75,000 रुपए वहां बचा लिए तो 5.5 लाख में से 75,000 और कम हो गए, तो हमारी सिर्फ आमदनी रह गई 4.5 लाख रुपए। और 4.5 या 5 लाख रुपए तक हमारे पास कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 10 नहीं बल्कि 10,25,000 रुपए तक की आमदनी पर हम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर हम ये सारे डिडक्शंस को यूज कर पाते हैं। और अगर हमारी इनकम 2, 4, 5,000 रुपए और ऊपर जा रही है, तब भी हम 80G का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 80G इस्तेमाल करके 5,000 रुपए डोनेशन देके भी हम पहला ब्रैकेट जो 13,000 रुपए टैक्स का है 5 लाख क्रॉस करते ही, हम उसको भी बचा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारी आमदनी 10,30,000, 10,40,000 रुपए तक भी है, तब भी हम जीरो टैक्स पर छूट सकते हैं बिना किसी नुकसान के। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा अपने दर्शकों को, 2 शब्द आते हैं। एक शब्द होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग होता है कि हम जो हमको छूट के या टैक्स बचाने के तरीके इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं, उनके अंतर्गत रहते हुए हम अपना टैक्स किस तरह बचा सकते हैं, वो कहलाती है टैक्स प्लानिंग। दूसरा होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन वो होता है कि हम अपनी आय को कैसे छुपा करके और टैक्स को बचा जाए। टैक्स प्लानिंग सबको करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को हक है अपनी आय को पूरा कम से कम जितना वो टैक्स कम कर सकता है उसको करने का, प्रोवाइडेड वो इनकम टैक्स के नियमों का पालन करे। लेकिन टैक्स इवेजन ये किसी भी सिटीजन को नहीं करना चाहिए। टैक्स देना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हर आदमी जो भारत का नागरिक है, अगर उसको टैक्स की लायबिलिटी उसके ऊपर आती है तो उसको टैक्स अवश्य देना चाहिए। विनय जी, क्या हम हमारे दर्शक को आप समझाना चाहेंगे कि 80C के अंतर्गत क्या है आता? 80C एक डिडक्शन का सेक्शन है जो हमारी टोटल इनकम आती है, उसमें से कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने हमको जगह बताई हैं जहां हम पैसा इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए तक हम टैक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या इंश्योरेंस भी इस सेक्टर में आए? क्या इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें आता है जिसमें हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? आता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे NSC। अगर आप NSC लेते हैं वो इसमें कवर्ड है। आप PPF में या PF में इन्वेस्ट करते हैं वो इसमें कवर्ड है। आप बच्चों की फीस देते हैं तो 2 बच्चों तक की स्कूल की फीस वो इसमें कवर्ड है। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं तो वो भी सर्टेन कंडीशंस है उसमें, लेकिन वो इसमें कवर्ड है। आप हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पे करते हैं वो इसमें कवर्ड है। और बहुत सारी चीजें, FDR आप बना सकते हैं 5 साल के ऊपर पेमेंट की, वो इसमें कवर हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कवर होती हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है। एक चीज मैं और आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को स्पेसिफिकली पूछा, इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारे लोग कराते हैं भारत में टैक्स बचाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि हमको टैक्स सेव करना है, इस वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं बिना जाने कि हमको वो फ्यूचर में काम आएगा। एग्जैक्टली वही पॉइंट में आ रहा था कि इनकम टैक्स बचाने के लिए जो पॉलिसी करते हैं, हम पहले समझे हम कर क्यों रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस है क्या?
हम करा क्यों रहे हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? इंश्योरेंस हम कराते हैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए। मुझे ये डाउट है, आज मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति हूँ, जब तक मैं हूँ मेरा घर आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मेरे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, मैं नहीं रहता या कोई ऐसी बात होती है, तो मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ये इस चिंता की वजह से मैं इंश्योरेंस कराता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो मेरे घर को इतने पैसे मिल जाए कि वो उसको बैंक में भी रख दें या कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, तो उसके ब्याज से उनका काम चलता रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए घर में। लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पॉलिसी की शर्तों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसी पॉलिसी करा लेते हैं इंश्योरेंस अपना टैक्स बचाने के लिए जिसमें हमको लाभ कम होता है और खर्चा ज्यादा होता है। तो पॉलिसी बहुत संभाल के पढ़ें, और मेरी राय में अगर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, टर्म प्लान से अच्छा कोई प्लान नहीं है। महिलाओं के लिए क्या टैक्स में कोई अलग से प्रावधान दिया गया है जिसका वो फायदा उठा सकती है? महिलाओं के लिए आज से कुछ साल पहले अलग से प्रावधान था। उनको 50,000 रुपए एडिशनल इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, यानी जो ब्रैकेट एग्जम्पशन लिमिट मेल्स के लिए थी उससे 50,000 रुपए ज्यादा फीमेल्स की थी। फिर धीरे धीरे करके लिमिट कम करी गई और आज इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आज की तारीख में कोई एडिशनल बेनिफिट लेडीज को नहीं है जिसमें उनको हम ये कह सकें कि वो टैक्स में कुछ अलग एक्स्ट्रा बचत कर सकती है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जब हर फ्रंट पे हम मान रहे हैं कि लेडीज और जेंट्स बराबर हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में उसको एडिशनल छूट देके हम किसी तरह उनको कमजोर नहीं करना चाहते। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं टैक्स में जिसका वो फायदा उठा सके? हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए काफी सारे प्रावधान हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक ऐसी अपनी उम्र के ऐसे पड़ाव पर होते हैं जब कहीं ना कहीं उनकी इनकम कम होने लगती है, खुद उनकी आमदनी कम होती है और वो अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में एक तो उनके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए है, 50,000 का डिडक्शन यहाँ मिलता है। और एक कॉन्सेप्ट है सुपर सीनियर सिटीजन का, यानी नॉर्मल सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स की एज पे होते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं 80 ईयर्स के ऊपर। सुपर सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख तक का एग्जम्पशन है, बेसिक टैक्स एग्जम्पशन, यानी 5 लाख रुपए तक की उनकी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, टीडीएस में उनको छूट है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का बहुत सारा पैसा एफडीआर के रूप में होता है जिसकी ब्याज की इनकम से वो अपना खर्चा चलाते हैं। नॉर्मल केस में 10,000 से ऊपर अगर ब्याज की आमदनी है तो टीडीएस कटता है। सीनियर सिटीजन के केस में 40,000 रुपए तक की ब्याज की आमदनी पर टीडीएस नहीं कटता। इसके अलावा एग्जम्पशन जो है सेक्शन 80TT, इसमें ब्याज की आमदनी पे छूट मिलती है। नॉर्मल केसेस में ये छूट 10,000 रुपए की होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में यही छूट 50,000 रुपए तक की होती है। तो इस तरह के कई सारे प्रावधान हैं जहां हमने स्पेशल जो इनकम टैक्स एक्ट में कि सीनियर सिटीजन को स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं और उनको टैक्स में बचत करने में आसानी है। विनय जी, अगर हम किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं, अगर आप प्लानिंग किसी से करवाते हैं इनकम टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा और खुद से फाइल करते हैं, तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? देखिए, इसमें फायदे नुकसान से पहले हम ये देखें कि क्या हमें इनकम टैक्स के सारे प्रावधान पता है। इनकम टैक्स एक्ट वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट्स में से एक एक्ट है और इसमें इतने छोटे छोटे प्रावधान हैं जो सबके लिए मालूम होना बहुत मुश्किल काम है। हम सिर्फ उतने प्रावधान हमें पता होते हैं जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मेडिक्लेम, अपने ऊपर अगर हम मेडिसिन का खर्चा करते हैं अपने घर वालों के ऊपर तो उसके लिए छूट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको पेमेंट चेक द्वारा होना चाहिए। कई बार हम लोग मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन रखते ही नहीं है, हम लोग घर में पूरे साल में मेडिसिन हमने ली पर उसके बिल हमने नहीं संभाल के रखे। बिल से ज्यादा जरूरी है कि उसका पेमेंट चेक से हुआ। अक्सर क्या होता है, हम पूरे साल में घर में देखें तो घर में इतनी तरह की दवाइयां आती हैं, कई हजार रुपए की दवाइयां आ जाती हैं और उसका हम छूट ले सकते हैं बशर्ते उसका पेमेंट चेक से किया गया। ये हम बस इतनी छोटी सी चीज की वजह से हम वो छूट लेने से चूक जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलें सैलरीड क्लास में और अदर देन सैलरीड क्लास में। अदर देन सैलरीड क्लास तो अपना रिटर्न अपने आप से आसानी से नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बिजनेस क्लास है तो उसमें डिडक्शंस आते हैं, किस किस चीज की छूट मिलेगी वो आता है, आपकी बैलेंस शीट बननी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनना है, ये सब के लिए अपने आप बनाना उतना आसान काम नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, शेयर्स खरीदे बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कोई ट्रांजेक्शन्स करे हैं, तो उस केस में भी आपको जो कैपिटल गेन निकालना है
उसमें उसका इंडेक्सिंग करा जाता है, उसकी परचेज कॉस्ट निकाली जाती है, उसकी होल्डिंग पीरियड निकाला जाता है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जो आसानी से अपने आप नहीं किए जा सकते। तो इसलिए अदर देन सैलरीज को तो हमेशा किसी न किसी प्रोफेशनल की मदद से ही रिटर्न बनना चाहिए। अब बात आती है सैलरीड क्लास की। अक्सर हमने ये देखा है कि सैलरीड क्लास कहता है कि अरे हमारे में क्या है, हमारा तो सीधे सीधे फॉर्म 16 है और हम उसको अपलोड कर देते हैं। फॉर्म 16 के अलावा भी हमारी बहुत सारी इनकम्स होती हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट। जो भी सैलरी क्लास है उनका सेविंग बैंक में अकाउंट तो है ही, और उस पर कई बार अच्छे खासे बैलेंसेस होते हैं। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए से बैलेंस पड़ा हुआ है जिस पर ब्याज आ रहा है, और वो ब्याज को हम कभी भी अपनी इनकम में शामिल नहीं करते। ऐसे ही हमने शेयर ट्रेडिंग करी, हमने म्यूचुअल फंड खरीदे बेचे, उसकी इनकम को हम मिस कर जाते हैं जो भविष्य में हमें कभी भी परेशान कर सकती है। अगर हम ये माने कुछ नहीं है आदमी की, सिर्फ सैलरी है, तब भी मैं राय यही दूंगा कि उनको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके रिटर्न में हर साल प्रोफेशनल कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर हम उसके खर्चे को जोड़ें, मान लीजिए 20 साल तक आप किसी प्रोफेशनल की मदद से रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो भी खर्चा जिस शहर में जा रहा है आप उसको जोड़ के देखिए कि 20 साल में हम कितना पेमेंट करेंगे, और क्या 20 साल में एक भी मौका ऐसा नहीं आएगा कि वो प्रोफेशनल हमें उससे ज्यादा का फायदा करा सके। आपने इन्वेस्टमेंट और शेयर और म्यूचुअल फंड्स की बात की। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या मार्केट लिंक प्लान में कहते हैं इन्वेस्ट किया है, और मुझे अगर लॉस हो जाता है, तो क्या वो लॉस भी मीट आउट हो सकता है मेरे होने वाले आगे फ्यूचर में प्रॉफिट में? बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम अक्सर छोड़ देते हैं। हम अगर किसी साल शेयर्स में फायदा करते हैं तब तो हम टैक्स दे देते हैं। अगर हमारा लॉस हुआ तो हम उसको इनकम टैक्स में दिखाते ही नहीं है कि अरे इस साल तो लॉस हुआ, इसका क्या फायदा, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तब दिखाएंगे। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि लॉस को अगले 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगले साल जब उसमें प्रॉफिट होगा तो उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। यानी जितना आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट पे तब तक टैक्स नहीं लगेगा जब तक वो पूरा लॉस कवर नहीं होगा, तब तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए एक चीज और बहुत ध्यान में रखने वाली है कि रिटर्न हमारा ड्यू डेट से पहले फाइल हो जाए। अगर हमारा रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ, फिर हम क्लेम नहीं कर सकते, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर उस साल में क्लेम हुआ तो हुआ, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ये बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने आज इतनी आवश्यक जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि आप किस तरह से बचत कर सकते हैं, और बचत सुनते ही हर किसी के चेहरे पे स्माइल तो आती है। तो आप उन टिप्स को और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और मुस्कुराते रहिए।